गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और दिल्ली पुलिस की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। बच्चों, कल टेक्निकल इश्यू के कारण अपनी क्लास हो नहीं पाई थी, है ना। तो एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट करना है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में परिवहन। तो हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में परिवहन। बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है ट्रांसपोर्ट, तो आप बोलेंगे कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और उस वस्तु को वापस ले आना क्या कहलाता है? आपका ट्रांसपोर्ट कहलाता है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई होता क्या है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की क्या डेफिनेशन होती है, तो आपको एक ही लाइन में सब कुछ समझा देना है सामने वाले को कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, वह वापस ले आना। बच्चों, क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई किसी भी वस्तु को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप बोलोगे कि सर हम जमीन का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, जब आप जमीन का इस्तेमाल करोगे और जमीन का इस्तेमाल करते हुए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाओगे तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। इसको हम बोलेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि बेटा इसे हम हिंदी में बोल देंगे सथल परिवहन। यानी कि आप जमीन का इस्तेमाल करोगे और जमीन के रास्ते किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना आपका लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि जमीन के रास्ते आपको उस वस्तु को नहीं लेके जाना, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा कि आप उस वस्तु को जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दोगे। तो बच्चों, उसको हम क्या बोल देंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट बोल देंगे, जल परिवहन बोल देंगे, ठीक है। तो जल के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और उसको वापस ले आना आपका जल परिवहन कहलाएगा। अब मैं आपको बोलूं कि ना तो जमीन का इस्तेमाल करना है और ना जल का इस्तेमाल करना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या होगा? बच्चों, आपके पास अंतिम ऑप्शन है कि उस वस्तु को आप हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओ। और बच्चों, हवा के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या वापस ले आना आपका कहलाता है एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, या तो जमीन के रास्ते, या जल के माध्यम से, या बच्चों हवा के माध्यम से, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जमीन के रास्ते आप किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हो, जमीन के रास्ते आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हो, तो फिर जमीन के ऊपर आप उन वस्तुओं को किसके माध्यम से पहुंचाओगे? आप बोलोगे कि बड़े बड़े जो व्हीकल हैं उनके अंदर हम उनको लेके जाएंगे। अब व्हीकल किसके ऊपर चलेंगे? सड़क के ऊपर चलेंगे। तो बच्चों, जब हम सड़क के माध्यम से सामान को लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देंगे तो ऐसा ट्रांसपोर्ट आपका कहलाएगा सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट किसका पार्ट होगा? लैंड ट्रांसपोर्ट का। सड़क परिवहन किसका बच्चों भाग होगा? स्थल परिवहन का। अब यदि आप सड़क नहीं बिछाते हो तो फिर ट्रेन के अंदर उसको लेके जाओगे, है ना। और ट्रेन के अंदर लेके जाओगे तो ट्रेन के अंदर सामान को लेके जा रहे हो तो वो ट्रेन किसके ऊपर चल रही है? पटरी के ऊपर। और उस पटरी को कहाँ बिछाओगे तुम? जमीन के ऊपर। तो बेटा ऐसा ट्रांसपोर्ट आपका क्या कहलाएगा?
रेल ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम रेल परिवहन बोल देंगे। रेल परिवहन, ठीक है। हम बात करेंगे बच्चों, या फिर आप जमीन के नीचे क्या कर सकते हो, पाइप दबा सकते हो। और एक बार आपको पाइप दबानी है, बार बार तो जमीन के नीचे पाइप दबाई नहीं जाएगी। और एक बार पाइप दबाकर बच्चों हम फिर उस मटेरियल को उस पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते रहेंगे आसानी से। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट आपका क्या कहलाता है? पाइप परिवहन कहलाता है। तो बच्चों आपका सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइप परिवहन, ये किसके पार्ट होंगे? ये लैंड ट्रांसपोर्ट के पार्ट होंगे। आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो पाइप परिवहन है ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चों ये इस्तेमाल किया जाता है तरल पदार्थों के लिए। मान के चलिएगा रिफाइनरी वगैरह है, ठीक है, वहां से तेल पहुंचाना है तो टैंकरों से तेल नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि बच्चों पाइप के माध्यम से। आज आप देखते हैं कि मेट्रो सिटीज के अंदर, घरों के अंदर बच्चों सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि गैस की पाइपलाइन मिलेगी। तो वो जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो आपका क्या है? एक माध्यम है, ठीक है, वस्तुओं को। और वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? या तो लिक्विड स्टेट में, या मेरे दोस्त वो गैस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो तरल पदार्थों व गैसीय पदार्थों के लिए सबसे अच्छा परिवहन है बच्चों ये। तो आपसे पूछ ले कि भाई तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थों के लिए सबसे अच्छा परिवहन बताओ, तो आपको बोलना है पाइप परिवहन। क्यों? क्योंकि एक बार लागत आएगी, और बच्चों फिर आसानी से बिना किसी लागत के जो तरल पदार्थ है या गैसीय पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। बच्चों हम सबसे पहले यहां पर पढ़ने वाले हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। और वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यदि तुम साथ दे दोगे तो एयर ट्रांसपोर्ट भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा बच्चों। हेडिंग डालिएगा सारे के सारे। वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि बेटा जल परिवहन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। सर जी ये दो टाइप कैसे होंगे? ये दो टाइप आपको ध्यान रखना है। एक को हम बोलेंगे अंतर्देशीय जल परिवहन। अंतर्देशीय जल परिवहन, बेटा इसको इंग्लिश में हम क्या बोल देंगे? इसको हम इंग्लिश में बोल देंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या बोल देंगे? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और दूसरा जो होगा बच्चों उसको हम बोलेंगे समुद्री जल परिवहन। समुद्री जल परिवहन। और बेटा इसको इंग्लिश में बोल देंगे सी ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या बोल देंगे? सी ट्रांसपोर्ट बोल देंगे, समुद्री जल परिवहन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों जल के माध्यम से जो हम व्यापार करते हैं उसका 90% बच्चों जल परिवहन से ही किया जाता है। तो याद रखना है 90% जो बच्चों समुद्री व्यापार इसी परिवहन से
अब अंतर्देशीय का मतलब क्या होगा बच्चों? सीधी सी बात है, समुद्री जल परिवहन के अंदर तो हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। कौन सा व्यापार करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। क्योंकि दूसरे देशों के साथ है क्या लगती है हमारी बच्चों, समुद्री सीमाएं भी लगती हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होगा बच्चों, वो आपका समुद्र के रास्ते ही होगा। लेकिन जो इनलैंड जल परिवहन हमने पढ़ा, अंतर्देशीय जल परिवहन, इससे मेरे दोस्त कौन सा व्यापार होगा? इससे होगा अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय व्यापार, राज्यों के बीच व्यापार होगा बेटा इसमें। यहां देशों के बीच व्यापार नहीं होगा, बल्कि राज्यों के बीच व्यापार होगा। ठीक है, राज्यों के बीच व्यापार होगा। अब राज्यों के बीच जो व्यापार होगा वो किसके माध्यम से होगा? वो या तो नहर के माध्यम से होगा, या बच्चों नदी के माध्यम से। ठीक है, और नहर और नदी से व्यापार अच्छे से हो पाए, इसके लिए बच्चों क्या किया गया? अंतर्देशीय जलमार्ग बनाए गए। अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनलैंड नेशनल वाटरवे, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है ना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा वाटरवे, बनाए गए। बच्चों इन सारे के सारे अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्गों का नियंत्रण करने के लिए बनाया गया इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होगी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हम बोलेंगे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। बच्चों जो भी अपने देश के अंदर से नहर और नदियों के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग निर्धारित किए गए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका गठन कब किया गया था, तो बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका गठन किया गया था सर 1986 के अंदर, 1986 में। अब गठन किया गया है तो आपसे इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसका मुख्यालय है नोएडा के अंदर, और नोएडा कहाँ है? यूपी के अंदर। नोएडा कहाँ है? यूपी के अंदर। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए हैं, इनकी कुल लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 14,500 किलोमीटर। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो निर्धारित किए गए हैं नहर और नदी के अंदर, इनकी जो टोटल लेंथ है बच्चों वो कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल। अब समुद्री जो आपका बच्चों व्यापार होगा, तो उस व्यापार को करने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? बंदरगाह। क्या बनाने पड़ेंगे? बंदरगाह, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट। और पोर्ट का मतलब होता है समुद्र के अंदर कम जल वाला वो क्षेत्र जहां पर समुद्री जहाजों को खड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को लाद के भेजा जाए। तो बच्चों यहां पर भारत के अंदर जो आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे, या तो बड़े पोर्ट देखने को मिलेंगे जिनको हम बड़े बंदरगाह बोलेंगे, मेजर पोर्ट बोलेंगे, या बच्चों आपको छोटे पोर्ट देखने को मिलेंगे, छोटे बंदरगाह। ठीक है, जो बड़े बंदरगाह होते हैं इनका नियंत्रण कौन करता है बच्चों? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है इनको, केंद्र सरकार देखती है बच्चों।
लेकिन जो छोटे बंदरगाह होते हैं इनको कौन देखता है? जिस स्टेट के अंदर है वो स्टेट गवर्नमेंट मेरे दोस्त इन बंदरगाहों को देखती है। तो छोटे बंदरगाहों का रख रखाव कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो बड़े बंदरगाहों की जो संख्या है वो कितनी है? बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। तो आपको याद रखना है कितने बड़े बंदरगाह हैं भारत के अंदर बेटा? 13 बड़े बंदरगाह हैं। और छोटे बंदरगाहों की यदि मैं संख्या का जिक्र करूं तो ये बहुत सारे हैं, 200 से भी ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं इंडिया में। ठीक है ना, 200 से भी ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं इंडिया के अंदर। बेटा 2016 में क्या हुआ? 2016 के अंदर एक साथ 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा जो है ना वो केंद्र सरकार ने देने का काम किया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मैं आपको बताता हूं, तो याद रखिएगा। वर्ष 2016 वर्ष 2016 में 111 जलमार्गों को, जलमार्ग का मतलब वाटरवे, जो जल के अंदर मार्ग बनाए गए हैं बच्चों, नौकायान या जहाजों के आने जाने के लिए, तो 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों का दर्जा दे दिया गया। लेकिन हम सारे के सारे नेशनल वाटरवे नहीं पढ़ेंगे, 4-5 जो अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया 2016 के अंदर। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद हम तेजी से आगे बढ़ेंगे बेटा। सर जी नोट्स कैसे बनाने हैं? बेटा नोट्स कैसे बनाओगे? सिर नीचे की तरफ करो, टांग ऊपर की तरफ करो। भाई नोट्स कैसे बनाते हैं? हाथों से बनाते हैं। जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही बनाओ नोट्स। नोट्स का मतलब समझते हो तुम? नोट्स का मतलब यही होता है जैसे हम एरो लगा रहे हैं तो बच्चों ये अपनी आंखों में बहुत जल्दी समा जाए, इसको नोट्स बोलते हैं। ऐसे लाइनें नहीं लिखनी होती, ठीक है ना। जैसे मैं मैप का यूज करता हूं तो मैप के अकॉर्डिंग आप बनाओ बच्चों, एरो बना बना के बना रहा हूं तो ऐसे। नोट्स का मतलब क्या होता है कि बड़े किताब को हमें कुछ पेज के अंदर समेटना है ताकि रिवीजन बार बार होती रहे, उसी को तो नोट्स बोलते हैं, है ना। तुम भी यार कैसी बातें करते हो, फिर मेरे को आ जाती है हंसी। लिखने का क्रम पता क्यों नहीं चलता? मैं बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं तो ठीक मेरे साथ आप लोग बनाया करो, है ना। हाँ थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके देख लो कि कैसे मैं लिख रहा हूं, उसी तरीके से आप लिखा करो। सर जी मैडम ने तो लाइन में लिखवाए हैं। तो बेटा मैडम ने लाइन में लिखवाए हैं तो मैडम वाले याद कर लो, तुम्हें तो याद करने से मतलब है ना। यदि आपको लाइन में लिखने से याद होता है तो और अच्छी बात है ना। लेकिन सभी का अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा तरीका थोड़ा सा हो सकता है हटके हो। आप लोगों के अब ना समझ में आए तो आगे समझ में आएगा, क्योंकि हमें प्रस्ताव थोड़ी बनाना है, ऐसे थोड़ी बनाना है। मान के चलिएगा मैं बोलूं कि गाय का प्रस्ताव लिखो तो बच्चे क्या करेंगे कि गाय जो है इसके 2 सींग होते हैं, 4 टांग होती हैं, 4 इसके थन होते हैं, एक बड़ा पेट होता है, ऐसे ही तो। लेकिन मैं गाय का एक फोटो रख दूं और बच्चों जहां उसके सींग है वहां एरो लगा के लिख दूं कि ये 2 सींग है, 4 टांग है वहां एरो लगा के लिख दूं कि 4 टांग है, तो ना तो आपको लाइनें लिखनी पड़ रही है और पूरी की पूरी गाय याद हो रही है। तो ऐसा ही तो यहां होगा, तो लाइनें थोड़ी लिखनी है, यहां हम फोटो रखेंगे और अपने को याद ही तो करना है। नोट्स का मतलब होता है छोटा रूप, ठीक है ना। नोट्स का मतलब क्या होता है बेटा? छोटा रूप होता है, छोटा रूप होता है। चलेगा कोई ना। आगे बढ़ेंगे। मैं बुरा नहीं मानता, तुम्हें लगता होगा कि यार कहीं सर नाराज हो जाए, भाई साहब नाराज होने वाला तो भीतर में सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना, बुरा लगने वाला। तो तुम खुल के पूछते रहा करो, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा एक बड़े भाई की तरह। और आपको पता होगा कि बड़ा भाई कभी भी आपका बुरा तो नहीं चाहेगा, आपका हमेशा भला ही चाहेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा बात करेंगे यहाँ पर जो हमने 111 जलमार्ग बताए हैं, इससे पहले 6 जलमार्ग हमारे पहले होते थे। तो बेटा हम सिर्फ 6 जलमार्गों को ही ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला जलमार्ग, अब देखिएगा, चलो लाइन
के माध्यम से। बच्चों पहला जो जलमार्ग है ना, उसको हम बोलते हैं NW1। NW की फुल फॉर्म होगी नेशनल वाटरवे। तो याद रखना है, बस उतना ही आपको मैं बताऊंगा। नेशनल वाटरवे 1 इसको बोलेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1। और याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है बच्चों। ठीक है, गंगा नदी के अंदर ये निर्धारित है, गंगा नदी में ये क्या है, निर्धारित है। और प्रयागराज से हल्दिया बंदरगाह तक, प्रयागराज से हल्दिया बंदरगाह तक गंगा नदी के अंदर इसको निर्धारित किया गया। और बच्चों ये जो NW1 हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे लंबा हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। आपसे कोई ये भी पूछ ले कि भाई सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो इसको कौन से साल नेशनल वाटरवे घोषित किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आपसे बेटा कोई ये पूछ ले कि सबसे पहले इसको कौन से साल घोषित किया था, तो बच्चों इसको दर्जा दिया गया था 27 अक्टूबर 1986 को, 1986। तो इसको नेशनल वाटरवे 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। बिल्कुल भाई अमित, 6-7 नंबर है और इसके लिए सिलेबस बहुत है, बिल्कुल है मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ लंबा लेंथी है बच्चों, पूरी धरती के बारे में पढ़ रहे हैं, और धरती छोटी थोड़ी है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है धरती, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में। अब देखिएगा, हम बात करेंगे यहां पर बच्चों नेशनल वाटरवे नंबर 2। अब इसकी जो लंबाई है वो है 891 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये सादिया से लेके धुबरी पट्टी के बीच निर्धारित किया गया है। और सादिया और धुबरी दोनों के दोनों कौन से राज्य में है, आसाम राज्य में। और आसाम राज्य के अंदर बेटा सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी बहती है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी में निर्धारित है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई बताइएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, आप बोलेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। आपसे पूछा जाएगा ये कहां से कहां तक निर्धारित है, आप बोलेंगे इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया बंदरगाह तक। हल्दिया मेरे दोस्त वेस्ट बंगाल का पार्ट है, पश्चिम बंगाल का पार्ट है ये, ठीक है, WB लिख रहा हूं, वेस्ट बंगाल। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 1620 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा इसको राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से साल घोषित किया गया, 27 अक्टूबर 1986 को। आपसे पूछा जाएगा NW2 नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहां से कहां तक है, आप बोलेंगे आसाम राज्य में सादिया से धुबरी पट्टी तक। कौन सी नदी के अंदर निर्धारित किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। बच्चों उसके बाद है NW3। NW3, तो NW जो 3 है बेटा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सी नहर के अंदर है, ये आपकी 3 नहरों के अंदर निर्धारित किया गया है। ठीक है, चंपकारा नहर, एक है पश्चिमी तट नहर, और एक है उद्योग मंडल नहर। तो देखिएगा ये बड़ी नहरें होंगी जहां पर नौकायान बच्चों चलाए जाते होंगे, और नौकायान के माध्यम से सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाया जाता होगा, या राज्य के एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचाया जाता होगा। तो बच्चों NW जो 3 है ये 3 भागों में बटा हुआ है। यहां पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 3, या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NW3। बेटा NW जो 3 है ये कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। सर ये 3 भागों में कैसे डिवाइड है, बेटा एक आपको ध्यान रखना है, पहला जो इसका भाग है वो कोटापुरम से कोल्लम तक, कोटापुरम से कोल्लम तक। बच्चों कोटापुरम से कोल्लम तक ये आपका पश्चिमी तट नहर के अंदर निर्धारित है, पश्चिमी तट नहर।
ठीक है, पश्चिमी तट नहर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोच्चि से पापलम तक। कोच्चि से पापलम तक बेटा ये उद्योग मंडल नहर के अंदर है। उद्योग मंडल नहर। ठीक है, आपसे पूछ ले कि कौन से राज्य के अंदर है, बेटा ये पूरा का पूरा केरला स्टेट है, ये केरल राज्य के अंदर निर्धारित है। NW3 केरल राज्य के अंदर, NW2 मेरे दोस्त आपको पता है आसाम के अंदर, आसाम के अंदर। ठीक है, और तीसरा इसका अंतिम भाग जो है उबला मंगपुम इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, उबला मुगल बोल दो या इसको उबला मुगम बोल दो। थोड़े अटपटे नाम है क्योंकि अपनी साइड के नहीं है, साउथ के हैं ये, और साउथ के तो मेरे दोस्त नाम ही अटपटे होते हैं, आपको पता ही है। ये जो नहर होगी इसको बोलते हैं चंपकारा, चंपकारा नहर। ठीक है, तो NW3 जो मैंने यहां पर बताया 205 किलोमीटर, ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक। ठीक है ना, तो बेटा ये एक नहीं बल्कि तीन भागों में ये डिवाइड है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोच्चि से पापलम तक, कोच्चि से उबलामुगम तक। ठीक है ना, और ये तीन नहरों को जोड़ के आपका एक नेशनल वाटरवे बनाया गया, जिसको संख्या नंबर दी गई है 3। क्या दी गई है, 3। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा NW4। ठीक है, यहां पर लेंथ वगैरह इनकी याद रखने की जरूरत है नहीं, लेंथ याद रखेंगे 1620 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे काकीनाडा से पुद्दुचेरी, काकीनाडा से पुद्दुचेरी। तो आपको पता होना चाहिए कि काकीनाडा से पुद्दुचेरी तक मेरे दोस्त ये निर्धारित किया गया है कौन से स्टेट के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, और ये जो नेशनल वाटरवे नंबर 4 है, ये कौन सी नदी के अंदर, कृष्णा नदी के अंदर और गोदावरी नदी के अंदर। तो इसका एक भाग गोदावरी नदी में, एक भाग कृष्णा नदी के अंदर बेटा निर्धारित किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, और साथ के साथ एक नहर भी याद रख लेना, इसके भी 3 भाग हैं। बंकिम गम नहर। ठीक है, तो बेटा नेशनल वाटरवे नंबर 4 भी 3 भागों में डिवाइड है, और 3 ही नदियों 3 ही जलों के अंदर, जिसमें 2 नदियां हैं और एक नहर है। नेशनल वाटरवे नंबर 5 बच्चों लंबाई याद रखने की जरूरत है नहीं, बस इतना सा याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के अंदर उड़ीसा राज्य में तलचर से दमरा के बीच, तलचर से दमरा, और बेटा तलचर से जो दमरा है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य का हिस्सा है। राज्य कौन सा होगा, उड़ीसा राज्य। और आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी नदी के अंदर इसको निर्धारित किया गया, तो आप बोलेंगे ब्राह्मणी नदी के अंदर। नदी कौन सी हो जाएगी, ब्राह्मणी नदी हो जाएगी। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 5, नेशनल वाटरवे नंबर 5 याद रखेंगे, तलचर से दमरा। अब हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 6, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 6 है बच्चों, जो इन 6 में सबसे छोटा है, 121 किलोमीटर इसकी लंबाई है बच्चों, लखीमपुर से बागा, लखीमपुर से बागा। और ये जो आपका राज्य होगा वो होगा आसाम। तो लखीमपुर जो पड़ता है वो कौन से स्टेट में पड़ता है, आसाम के अंदर। और आसाम राज्य के अंदर बच्चों ये कौन सी नदी के अंदर, याद रखिएगा ब्राक्कर नदी के अंदर। कौन सी नदी के अंदर, ब्राक्कर नदी के अंदर। ठीक है ना, याद रखोगे आप। बहुत बढ़िया। तो बेटा ये 6 आप लोगों को नेशनल वाटरवे याद रखने हैं बस, इससे हमारा इनलैंड जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इनलैंड वाटरवे के बाद हमें बच्चों याद रखना है सी ट्रांसपोर्ट, समुद्री जल परिवहन।
और जब भी हम समुद्री जल परिवहन का इस्तेमाल करेंगे तो अपने को बड़े बंदरगाहों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों दूसरे देशों के साथ समुद्र के रास्ते से जो हम व्यापार करेंगे वो हम बंदरगाहों से ही तो करेंगे। जहाजों को बंदरगाह के ऊपर लाकर उसी के अंदर तो सामान को लादा और उतारा जाएगा। तो बच्चों बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। इनका संचालन, इनका रख रखाव कौन करेगा? केंद्र सरकार। बात करते हैं इन 13 बड़े बंदरगाहों की। इन 13 बड़े बंदरगाहों का हम जिक्र कर लेते हैं बेटा। साथ के साथ थोड़ा सा मैप के ऊपर भी मैं आपको बता के चलूंगा। सबसे पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला नाम की जगह कहाँ है बेटा? गुजरात के अंदर। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइएगा कांडला बंदरगाह कहाँ है। तो इसकी स्थिति आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य का जिला आपसे पूछ रहे तो आप बोलेंगे कच्छ जिले में। और बच्चों कच्छ जिले का वो भाग पूछ ले जहां पर ये आपकी बंदरगाह स्थित है, वो है सरकरिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सरकरिक। तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले के सरकरिक क्षेत्र में बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, बड़ी बंदरगाह, जिसको हम बोलते हैं कांडला बंदरगाह। ठीक है बच्चों, ये एक जवारीय बंदरगाह है, इसको हम टाइडल पोर्ट बोल देंगे, टाइडल पोर्ट बोल देंगे। ठीक है, ये आपकी एक ज्वारीय बंदरगाह है। बच्चों ज्वारीय बंदरगाह होने के चलते ये मुक्त कर व्यापार वाली बंदरगाह भी है, इसको हम बोल देंगे फ्री ट्रेड पोर्ट, फ्री ट्रेड पोर्ट। ठीक है, तो मुक्त कर यानी कि यहां पर जो सामान को बच्चों उतारा और चढ़ाया जाता है, यानी कि ऐसे ही सामान को उतारा चढ़ाया जाएगा जिसके ऊपर टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेटा ये आपकी मुक्त कर व्यापार वाली, यानी कि इस बंदरगाह से जब भी हम समुद्री रास्ते से व्यापार करेंगे तो टैक्स नहीं लगता है। तो फ्री ट्रेड पोर्ट, मुक्त कर व्यापार वाली ये बंदरगाह है। बच्चों कांडला बंदरगाह का नाम 2017 में बदलकर क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो 4 पॉइंट याद रखने हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ जिले के सरकरिका क्षेत्र में, एक टाइडल पोर्ट है, एक फ्री ट्रेड पोर्ट है। 2017 में इसको बच्चों बदलकर नाम इसका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। दूसरी बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, बड़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मेरे दोस्त मुंबई बंदरगाह। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मुंबई मैंने आपको कौन से द्वीप के ऊपर बताया था? सालसेट द्वीप के ऊपर। जब मुंबई सालसेट द्वीप के ऊपर बसा हुआ है तो ये बंदरगाह भी कौन से द्वीप के ऊपर बनी होगी? बेटा ये आपकी सालसेट द्वीप के ऊपर ही बनी होगी। ठीक है, तो ये है आपकी मुंबई बंदरगाह, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है। बच्चों ये मुंबई बंदरगाह के ऊपर हम बात करें तो व्यापार का जो बोझ है वो बहुत बढ़ता चला जाता है। और मुंबई बंदरगाह के व्यापार का बोझ कम करने के लिए इसके पास में एक बंदरगाह और बनाई गई, जिसका नाम है मेरे दोस्त नहावा सोवा बंदरगाह। तो तीसरी जो बंदरगाह हम पढ़ेंगे वो नहावा सोवा बंदरगाह पढ़ेंगे। ठीक है, नहावा सोवा बंदरगाह को क्यों बनाया गया था? मुंबई जो बंदरगाह है उसके बोझ को कम करने के लिए बच्चों एक और बंदरगाह बनाई गई, नहावा सोवा बंदरगाह। ठीक है, जब ये बनाई गई थी तो ये कंप्यूटरीकृत बंदरगाह थी, मतलब हम बोल सकते हैं कि सारा का सारा काम कंप्यूटर के ऊपर ही होता था। बच्चों नहावा सोवा बंदरगाह एलिफेंटा गुफाओं के नजदीक है। एलिफेंटा नाम की आपने गुफाएं पढ़ी होंगी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो मेरे दोस्त एलिफेंटा नाम की गुफाओं के नजदीक आपकी बंदरगाह है ये नहावा सोवा बंदरगाह। हम बात करेंगे 1988-89, 1988-89 के अंदर मेरे दोस्त ये 12वां बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि भाई 13 बड़े बंदरगाह हैं तो उनमें 12वां बंदरगाह कौन सा घोषित हुआ था? तो आप बोलेंगे नहावा शोवा बंदरगाह घोषित हुआ था। बच्चों इस बंदरगाह के ऊपर आपको बड़े बड़े कंटेनर देखने को मिलेंगे। ये भारत का विशालतम कंटेनर बंदरगाह है। कंटेनर तो समझते होंगे, लोहे के बड़े बड़े डिब्बे जिनके अंदर सामान को मेरे दोस्त लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचाते हैं। तो इस बंदरगाह के ऊपर आपको कंटेनर ही कंटेनर नजर आएंगे। तो ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर, ये याद रखिएगा, बंदरगाह है।
मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर सारे काम कंप्यूटर से होते हैं, तो बच्चों ये सबसे अत्याधुनिक कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सबसे अत्याधुनिक कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नहावा शोवा बंदरगाह को ही हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। बेटा अगली बंदरगाह है मारमा गोवा। तो आपको पता होगा जब नाम ही गोवा आया है, ठीक है, तो बच्चों ये गोवा में ही होगी। और गोवा के अंदर ये कौन सी नदी के पास है? जुआरी नदी के ऊपर। ठीक है, तो जुआरी नदी के समीप या जुआरी नदी के तट के ऊपर बच्चों एक बंदरगाह, बड़ी बंदरगाह, जिसका नाम है मारमा गोवा बंदरगाह। बच्चों इसी बंदरगाह से भारत देश जापान को क्या करता है? लो ऐसक भेजता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जापान को लोहे का जो हम निर्यात करते हैं, लोहा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बेटा, वो कौन सी बंदरगाह से करते हैं? वो मारमा गोवा बंदरगाह से करते हैं। पांचवी बड़ी बंदरगाह है न्यू मैंगलोर। मैंगलोर बच्चों, बैंगलोर, बैंगलोर और मैंगलोर दो बड़े शहर हैं, तो सीधी सी बात है ये कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। बच्चों आकार की दृष्टि से ये अपने 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे छोटा बंदरगाह है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे छोटा बंदरगाह आकार की दृष्टि से कौन सा है? तो आप बोलेंगे न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। बच्चों कर्नाटक, दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक में मैंने आपको एक पहाड़ी पढ़ाई थी, कुंद्रेमुख पहाड़ी, और इसी कुंद्रेमुख पहाड़ी से मैंने आपको बताया था कि कच्चा लोहा निकाला जाता है। ठीक है, तो बेटा ये कच्चा लोहा यहां से निकाला जाता है, तो कर्नाटक से ये लोहा निकाल कर हम दूसरे देशों को जो भेजेंगे वो कौन सी बंदरगाह से भेजेंगे? न्यू मैंगलोर बंदरगाह से, न्यू मैंगलोर बंदरगाह से। ठीक है, और ये कच्चा लोहा भी जापान को भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? जापान को भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाती है कोचीन बंदरगाह। कोचीन, अब कोचीन नाम का शहर कहाँ है? केरल के अंदर है। तो बेटा कोचीन बंदरगाह कौन से स्टेट में होगी? केरल में होगी। और ये आपको ध्यान रखना है वेलिंगटन द्वीप के ऊपर है बच्चों। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित ये आपकी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेलिंगटन द्वीप के पास या वेलिंगटन द्वीप पर स्थित बंदरगाह का नाम बताओ। कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। और बच्चों इस बंदरगाह के ऊपर जो है ना, हम नए नए समुद्री जहाज भी तैयार करते हैं, और जहां पर समुद्री जहाज तैयार किए जाते हैं उस जगह को हम बोलते हैं कोचीन शिपयार्ड। तो कोचीन शिपयार्ड जो है बच्चों, इसकी स्टैब्लिशमेंट पूछ ली जाती है। ठीक है ना, कोचीन जो शिपयार्ड है इसकी स्टैब्लिशमेंट पूछ ली जाती है, और आप बोलेंगे 1972, 1972 में। कीजिएगा फटाफट नोट, एक बार मैं नोट करने देता हूं फिर तुम चिल्लाओगे वरना। सारे के सारे बच्चे नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। बिल्कुल भाई, कोच्चि को हम बोलते हैं अरब सागर की रानी। चलेगा, आगे बढ़ें फिर। कोचिन बंदरगाह के बाद बेटा तुतीकोरिन बंदरगाह। तो तुतीकोरिन, अब हम बात करेंगे जो हमारे पूर्वी तट के ऊपर बंदरगाह हैं। ये जो 6 बंदरगाह हैं बेटा, ये आपको पढ़नी है कौन से तट के ऊपर? पश्चिमी तट के ऊपर, पश्चिमी तट के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि एक हमने गुजरात में पढ़ी, दो हमने महाराष्ट्र में पढ़ी, एक बच्चों हमने कर्नाटक में पढ़ी, एक हमने केरल में पढ़ी। कहाँ पढ़ी? केरल के अंदर पढ़ी। तो 6 बंदरगाह हमने पढ़ी है हमारे कौन से तट के ऊपर बेटा? पश्चिमी तट के ऊपर। अब हम बात करेंगे 6 बंदरगाह पढ़ेंगे पूर्वी तट के ऊपर, और पूर्वी तट की पहली बंदरगाह है तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह होगी वो कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। तो तय से तूतीकोरिन, तय से तमिलनाडु। और बच्चों अब इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? चिंदबरनार पोर्ट के नाम से। ठीक है, तो चिंदबरनार पोर्ट के नाम से भी तूतीकोरिन को जाना जाता है। आपसे कोई पूछे कि बच्चों पहली स्वदेशी, प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवाहन सेवा, प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवाहन सेवा जो है ना,
वो कब शुरू हुई थी? 1906 में। मतलब बच्चों समुद्री जहाज में लोगों को बैठा के एक देश से दूसरे देश तक ले जाना, ठीक है। तो हमने पहली स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा जो शुरू की थी वो 1906 में। और ये कौन सी बंदरगाह से चला था बच्चों? जहाज तूतीकोरिन से। और कहाँ पहुंचा था ये? कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका, ठीक है, कोलंबो बंदरगाह सिरसा। बच्चों ये हम बात करें तो पहली कॉरपोरेट पोर्ट है, प्रथम कॉरपोरेट पोर्ट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत की पहली कॉरपोरेट पोर्ट कौन सी होगी? तूतीकोरिन बंदरगाह। आठवीं बड़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। बच्चों ये आपकी सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से एक है, ठीक है। और ये आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है बेटा। कैसा बंदरगाह है? ये आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, मैन मेड पोर्ट इसे बोलेंगे। और यदि ये कृत्रिम बंदरगाह है तो इसको कब बनाया गया था? पहली बार 1859 के अंदर, 1859 के अंदर। बच्चों बात करें तो मुंबई के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे छोटा बंदरगाह कर्नाटक का न्यू मैंगलोर बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के बाद बच्चों सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। लेकिन मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर एक तो प्राकृतिक शब्द यूज किया जाएगा और एक बेटा कृत्रिम शब्द यूज किया जाएगा। सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह बेटा चेन्नई, जो 1859 के अंदर बनाया गया, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा, ये आपका सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। और यदि आदमी ना तो प्राकृतिक बोले ना कृत्रिम बोले तो बच्चों सबसे बड़ा आपका मुंबई और दूसरे नंबर पे चेन्नई। दूसरे नंबर पे क्या होगा? चेन्नई होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा एन्नोर बंदरगाह की। एन्नोर बंदरगाह जो है ना ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में तीन बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक पढ़ा चेन्नई बंदरगाह, एक हमने पढ़ा तूतीकोरिन, और एक अब हम पढ़ रहे हैं बेटा एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है और ये जो शुरू हुआ था ये 2001 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? ये 2001 में शुरू हुआ। बच्चों ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। नहावा सोवा बंदरगाह को हमने पढ़ा था कि देश का आधुनिक कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, लेकिन ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह, ठीक है ना, एन्नोर बंदरगाह। देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह भी है बच्चों। देश का प्रथम पब्लिक कंपनी या मिनी रत्न बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मिनी रत्न बंदरगाह है। निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, ये भी याद रख लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर का बच्चों पोर्ट है, ये देश का पहला प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट है एन्नोर बंदरगाह। ये भी याद रखिएगा कि इसका नाम बच्चों वी कामराजन के नाम पर कामराज पोर्ट लिमिटेड भी किया गया है। तो कामराज पोर्ट लिमिटेड बंदरगाह के नाम से एन्नोर बंदरगाह ही जाना जाता है। इसका ये नाम बच्चों कब? 21 फरवरी 2014 को। 10वां बंदरगाह है बेटा विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, काकीनाडा तट के ऊपर। काकीनाडा तट के ऊपर आंध्र प्रदेश में स्थित बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम। यह आपको ध्यान रखना है डॉल्फिन नोज नाम की एक चट्टान के पीछे बना हुआ है। और डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे बने होने के चलते यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह, यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। तो यह भी आपको याद रखना है कि बेटा भारत का ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, ठीक है। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे बने होने के कारण ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। बच्चों सबसे सुरक्षित होने के साथ साथ ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है। सबसे गहरा बंदरगाह। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसी विशाखापट्टनम बंदरगाह के ऊपर जो जहाज समुद्री यूज में नहीं लाए जाते, जो भी समुद्री जहाज प्रयोग में नहीं लाए जाते,
उन समुद्री जहाजों को विशाखापट्टनम बंदरगाह के ऊपर लाकर नष्ट कर दिया जाता है। बच्चों, जहां पर हम बंदरगाह को नष्ट जहां पर हम जहाजों को नष्ट करेंगे उसे बोल देंगे ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स। ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स, जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है बेटा इस बंदरगाह को। क्या बोल देंगे इसे? जहाजों का कब्रिस्तान। क्यों बोल देंगे? क्योंकि यहां पर पुराने समुद्री जहाजों को लाकर क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। ठीक है ना? तो इसे हम जहाजों का कब्रिस्तान बोलते हैं। तो आपसे कोई कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई समुद्री जहाजों को कहाँ नष्ट किया जाता है, तो जहां हमने बोला है जहाजों का कब्रिस्तान, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगली बंदरगाह है बेटा पारादीप। पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है बच्चों, इस बंदरगाह से भी जापान को कच्चा लोहा जो है वो निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और हम बात करें बच्चों निर्यात के मामले में, सबसे मेन पोर्ट आपकी कौन सी है? पारादीप है। कौन सी है? पारादीप है। बच्चों शादियों का सीजन चल रहा है ना? आप लोगों की तो नहीं हो रखी होगी शादी, या हो रखी है बेटा? तो शादियों का सीजन चल रहा है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस तो होगी, है ना? हाँ, और शादियों में बच्चों हरियाणा के गानों का फिर क्या कहना? कौन सा गाना अच्छा लगता है तुम्हें हरियाणा का, बताओ? आजकल बच्चों डीजे के ऊपर तुम कौन सा गाना सुन रहे हो हरियाणा में? या हरियाणा के बाहर भी हो गए आप लोग, यूपी से, दिल्ली से, ठीक है, राजस्थान से, तो वहां पर भी तो हरियाणा के गाने बजते हैं। बहुत बढ़िया भाई, राहुल रावत। बहुत बढ़िया भाई, चलेगा। बेटा अगली बंदरगाह पढ़ लेते हैं, ठीक है? हाँ, तुम्हारे गानों के नाम सुन सुन के मेरे को आने लगी हंसी, ठीक है, कि तुम्हारी एक नंबर की बच्चों पसंद है, मेरे जैसी पसंद है तुम्हारी। कोलकाता। बच्चों कोलकाता हल्दिया बंदरगाह बोलते हैं। अब आपसे कोई ये तो पूछने से रहा कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, सभी बच्चों को पता है पश्चिम बंगाल में है। लेकिन बेटा पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता में कौन सी नदी बहती है? हुगली नदी। क्योंकि कोलकाता कौन सी नदी के तट पे है? हुगली नदी के तट पे। तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो होगी ये कौन सी नदी के ऊपर होगी बेटा? ये आपको ध्यान रखना है, हुगली नदी पर। हुगली नदी पर, ठीक है बच्चों। सबसे लास्ट बंदरगाह है बड़ी बंदरगाहों में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो आपको यह ध्यान रखना है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बच्चों ये हिस्सा है। पोर्ट का मतलब ही बंदरगाह होता है। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। और बेटा ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह है, ठीक है ना? तो याद रखना है 2010 के अंदर इसको बड़े बंदरगाहों की सूची में शामिल किया गया था। 2010 के अंदर इसको शामिल किया गया था बड़े बंदरगाहों की सूची में। और ये द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह है। जितने भी हमने द्वीप पढ़े हैं उन द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी होगी? द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह होगी बेटा ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है? तो इसी के साथ आपका वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ना वो होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि वायु परिवहन पढ़ेंगे। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट बेटा हम पढ़ने वाले हैं। तो जल परिवहन के बाद हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट की, वायु परिवहन की। मैं आप लोगों से पूछूं बेटा कि सबसे पहले
भारत के अंदर जो हवाई सेवा शुरू हुई थी वो कब और कौन से दो स्थानों के बीच शुरू हुई थी? तो अब हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि वायु परिवहन। सबसे पहले आपसे पूछ ले कि भाई वायु परिवहन किस प्रकार का परिवहन होता है, तो आपको बोलना है ये आपका एक फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों। फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे तेज परिवहन। तो किसी भी सामान को यदि हमें जल्दी से जल्दी पहुंचाना है तो बच्चों हमारे पास एक ही विकल्प है, हवा के माध्यम से, जहाज से, हेलीकॉप्टर से, ठीक है बच्चों, सामान पहुंचाना। तो ये आपका सबसे तेज परिवहन होता है। आपसे कोई पूछ ले कि भारत के अंदर पहली जो विमान सेवा है बच्चों वो कब शुरू हुई थी? भारत के अंदर हम बात करेंगे। तो बच्चों भारत में प्रथम विमान सेवा 1911 के अंदर। कब? 1911 के अंदर, ठीक है। आपसे पूछेगा, इंग्लिश में बेटा इसको बोल देंगे फर्स्ट एयर सर्विस इन इंडिया। ठीक है, 1911 के अंदर। और 1911 के अंदर जो ये विमान सेवा है ये आपको याद रखना है बच्चों, इलाहाबाद और नैनी के बीच। इलाहाबाद से नैनी। तो बच्चों इलाहाबाद से नैनी के बीच जो है वो पहली जहाज भारत के अंदर उड़ी थी 1911 में। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1911 के अंदर जिसने ये पहला जहाज उड़ाया था उस पायलट का नाम क्या था? तो बेटा उस पायलट का नाम था हेनरी पिकेट। हेनरी पिकेट नाम का वो पायलट था, फ्रांस का ये रहने वाला था, जिसने इलाहाबाद और नैनी के बीच पहली जहाज उड़ाने का काम किया था अपने देश के अंदर, भारत में। ठीक है बच्चों, ये जो विमान सेवा थी इसके अंदर कोई भी यात्री नहीं बैठा था। तो सर जी फिर कैसी विमान सेवा थी? तो बेटा ये आपकी डाक सेवा थी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डाक विमान सेवा। मतलब बच्चों इसके अंदर डाक, जिसको हम चिट्ठी बोल सकते हैं, पत्थर बोल सकते हैं, हेनरी पिकेट नाम का पायलट आदमियों को लेके नहीं उड़ा था इस जहाज में, बल्कि बच्चों इसके अंदर पोस्ट, पत्थर, चिट्ठियां ये लेके उड़ने का काम किया था बच्चों 1911 के अंदर, इलाहाबाद और नैनी के बीच। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। हम बात करेंगे 1933 की। 1911 के बाद बच्चों 1933 में हमने खुद की एक एयरवेज कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा हमने इंडियन नेशनल एयरवेज। बेटा इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना आपसे कोई पूछ ले तो आपको क्या बोलना है
कि गुरुजी 1933 के अंदर इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो इस इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी ने लाहौर से कराची के बीच जो है जहाज सेवा शुरू की थी। लाहौर से कराची, तो ये जो कंपनी है बच्चों, ये जहाज सेवा उपलब्ध कराती थी लाहौर से कराची। ठीक है 1935 में टाटा, वर्ष 1935 के अंदर बेटा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हो जाती है। और टाटा एयरलाइंस ने मेरे दोस्त जहाज उड़ाना स्टार्ट किया मुंबई से तिरुवनंतपुरम। तो याद रखेंगे बेटा 1935 में टाटा एयरलाइंस ने अपनी विमान सेवा को शुरू कर दिया था। ठीक है याद रखिएगा। ठीक है अब ये जितने भी विमान सेवा आज चलती है बेटा, वो सारी की सारी विमान सेवाओं को कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, इंडिया गवर्नमेंट। तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है इंडिया का इन सारी की सारी विमान सेवाओं को। ठीक है चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। लेकिन बच्चों इंटरनेशनल जितने भी हमारे जहाज उतरते हैं या आसमान में उड़ते हैं चढ़ते हैं बेटा, वो सारे के सारे एयरपोर्ट के ऊपर तो आएंगे ही आएंगे। तो अपने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एयरपोर्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा भाई वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अपने भारत का सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है। तो अब आप लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। बस सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़ेंगे और इन्हीं के साथ इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। फिर बच्चों कल हम पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है पहला आपको याद रखना है वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब वीर सावरकर ने मेरे दोस्त बहुत ज्यादा जीवन अपना जेल के अंदर बिताया था। पोर्ट ब्लेयर की जो सेलुलर जेल है जिसको हम काला पानी की संज्ञा भी देते हैं, तो बच्चों वीर सावरकर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर में क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दूसरा याद रखेंगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बच्चों ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में याद रखना है राजीव गांधी। राजीव गांधी की जो माँ थी बच्चों वो इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल थी। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। आपको ये भी याद रखना है ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, सबसे बड़ा भी है भारत का और बेटा सबसे व्यस्त। व्यस्त का मतलब समझते हो तुम? व्यस्त का मतलब है जहां पर जहाजों का उड़ना और उतरना लगा रहता है। ठीक है हम बात करेंगे बेटा लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपका गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ है, आसाम के अंदर। गुवाहाटी के अंदर अभी दूसरा हमारा टेस्ट मैच भी खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, है ना। तो गुवाहाटी के अंदर बच्चों पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरी होगी, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे दाबोलिम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग नौकरी लगने के बाद अपनी महिला मित्र के साथ गोवा घूमने जाओगे तो बेटा आप कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उतरोगे, दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आप उतरोगे। अगला जो है बच्चों वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद
गुजरात का एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है बेटा, जो सूती कपड़े के लिए फेमस है, जिसको हमने पूर्व का बोस्टन बोला था, है ना। भारत का मैनचेस्टर हमने बोला था। नेक्स्ट है आपका श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम है शेख अल आलम। इसका नाम है बेटा शेख अल आलम। तो शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ होगा? J&K की कैपिटल श्रीनगर में। याद रखिएगा कैंपेगोडा, कैंपेगोडा नाम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेटा, वो बेंगलोर के अंदर है, और बेंगलोर कैपिटल है किसकी? कर्नाटक की। आपको याद रखना है कि कैंपेगोडा नाम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया गया था बच्चों। प्रथम हेलीकॉप्टर सेवा। मान के चलिएगा आपको मेरे दोस्त बेंगलोर से कोई 100-150 किलोमीटर कहीं पे भी कोई काम जाके आना है, और आप जाम में नहीं फंसना चाहते, तो बच्चों आप यहाँ से हेलीकॉप्टर किराए पे ले सकते हो। ठीक है, और हेलीकॉप्टर किराए पे लेके आप लोग यहाँ अपना काम बच्चों पूरा करके आ सकते हो। तो प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बोल देंगे। प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा, याद रखोगे। अभी ये हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की कौन सी क्लास आ गई भाई अभी? हाँ, आज थोड़ी सी लंबी चलाएंगे क्लास, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बेटा। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ होगा? मैंगलोर के अंदर। और मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बच्चों कोचिन जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, ये पूर्णतः पूरा का पूरा सोलर ऊर्जा के ऊपर आधारित है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा के ऊपर आधारित, सोलर एनर्जी के ऊपर जो बेस्ड आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, वो आपका कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो बच्चों केरल के कोच्चि शहर के अंदर है। उसके बाद आ जाता है बच्चों कालीकट, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कोझिकोड के अंदर है। कहाँ है बेटा? कोझिकोड के अंदर। तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बच्चों इंदौर की एक बहुत फेमस रानी देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इंदौर, जो मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है और भारत का ही सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर आएगा। बेटा नेक्स्ट याद रखेंगे छत्रपति शिवाजी। तो शिवाजी है मराठा और मराठे हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा भीमराव अंबेडकर, इनके नाम पर मेरे दोस्त संतरों की नगरी नागपुर के अंदर क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेटा ये आपका पंजाब के अमृतसर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पंजाब के अमृतसर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिंक सिटी जयपुर के अंदर। तो पिंक सिटी जयपुर के अंदर जो राजस्थान की राजधानी है, यहां पर आप लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्ना, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर है। बच्चों कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जहां हमने गन्ना प्रजनन केंद्र पढ़ा था, ये भी आपका कहाँ है?
तमिलनाडु के अंदर। बच्चों तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली त्रिची जिसको हमने बोला था, ये भी आपका कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, जहां बनाना रिसर्च सेंटर है। चौधरी चरण सिंह, बच्चों हमारे प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह है, इनके नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे दोस्त, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। बेटा ये भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनके नाम का आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बच्चों सुभाष चंद्र जी बोस पैदा तो हुए थे कहां पर? कटक उड़ीसा के अंदर, लेकिन इनके नाम पर बच्चों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां? कोलकाता में। नेक्स्ट है बागडोगरा, बागडोगरा नाम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहां है? सिलीगुड़ी के अंदर, सिलीगुड़ी के अंदर। और विशाखापट्टनम है बेटा आंध्र प्रदेश का हिस्सा, तो विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके साथ आपका ये टॉपिक होता है बेटा कंप्लीट। तो आपका एयर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, वाटर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। कल हम रेल ट्रांसपोर्ट और उसके बाद फिर रोड ट्रांसपोर्ट, और फिर आपका बच्चों दिल्ली एक टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिर हम कवर करेंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों, थैंक यू।